हे गाइस एंड वेलकम टू स्पेस इन्फिनाइट। और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लैक होल्स के बारे में। ब्लैक होल्स जो कि डार्केस्ट ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स के। ये वो रीजन्स हैं स्पेस के जहां ग्रेविटेशनल पुल इतनी स्ट्रॉन्ग यानी कि इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वहाँ से इवन लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। तो पहले हम समझते हैं कि आखिर ये ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। फिजिसिस्ट कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था ब्लैक होल्स को 1916 में, जब वो फिगर आउट कर रहे थे एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। बट उनके सॉल्यूशन में एक पेक्यूलियर यानी कि एक स्ट्रेंज फीचर था कि ये थ्योरी एक सर्टेन रेडियस के बाद स्ट्रेंजली बिहेव कर रही थी। इस रेडियस को बोलते हैं श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस। बाद में ये समझ आया कि आखिर ये रेडियस इतना स्पेशल क्यों है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को कंप्रेस करके इस रेडियस से कम कर दें तो उस ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल पुल ओवरवेलमिंगली स्ट्रांग हो जाएगा एवरी नोन फोर्स से, और कुछ भी उस ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप नहीं कर पाएगा। यानी कि उस ऑब्जेक्ट का जो ग्रेविटेशनल पुल होगा वो यूनिवर्स में सबसे स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब यूनिवर्स में ऐसी कोई फोर्स नहीं, कुछ नहीं जो कि उसको रिपेल कर सके, इतना स्ट्रांग हो जाएगा। इवन लाइट भी उस पॉइंट पर उस ग्रेविटेशनल पुल को बीट नहीं कर सकती, बल्कि लाइट सबसे फास्टेस्ट चीज़ है यूनिवर्स में। यूनिवर्स में लाइट से फास्ट कुछ भी ट्रैवल नहीं कर सकता और इवन लाइट भी उसको एस्केप नहीं कर सकती। अर्लियर ऐसा माना जाता था कि ऐसा ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट लेट 1930s में ये पता लगा कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली में नेचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जब एक इंडियन फिजिसिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने फाइंड किया कि एक सर्टेन डेंसिटी के बाद कोई फोर्स ग्रेविटी को ओवरवेल्म नहीं कर सकती। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस, मतलब उस रेडियस के अंदर अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कंप्रेस कर दिया जाए तो उसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ से कॉन्सेप्ट आया ब्लैक होल्स का, यूनिवर्स के सबसे पावरफुल और ख़तरनाक ऑब्जेक्ट्स। तो आखिर ये ब्लैक होल्स फॉर्म कैसे होते हैं? बेसिकली हमारे स्टार से एटलीस्ट 8 टाइम्स ज़्यादा बड़ा स्टार, यानी कि एक बहुत ही लार्ज साइज का स्टार, जब वो हीट प्रोड्यूस करता है तो उसके कोर में हैवी न्यूक्लियर फ्यूजन अकर होते हैं। लाइट वेट हाइड्रोजन और हीलियम एटम्स कंबाइन होकर ये न्यूक्लियर फ्यूजन कॉज करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो ये फ्यूल यूज़ करता है तो अपने लाइफ के एंड में ये स्टार्स के पास हाइड्रोजन और हीलियम जो कि उनका मेन फ्यूल है वो धीरे धीरे डिप्लीट होने लगता है, और इवेंचुअली इन स्टार्स के कोर में ये एटम्स फ्यूज होकर इवन हैवियर एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं, हैवियर एटम्स बनाते हैं। और ये प्रोसेस चलता जाता है जैसे जैसे स्टार का फ्यूल ख़त्म होता है। तो स्टार के न्यूक्लियर फ्यूजन जो उसके इतने ज़्यादा मास की वजह से जनरेटेड ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस किए हुए थे, अब वो उसको बैलेंस नहीं कर पाते। बेसिकली एक स्टार स्टेबलाइज कैसे रहता है? एक स्टार का मास इतना ज़्यादा होता है कि उसकी खुद की ग्रेविटी उसको कंप्रेस करती है, लेकिन क्योंकि उसके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन्स होते हैं, बहुत ही हाई लेवल ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं, तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन के जो फोर्सेस होते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स को कैंसिल कर देते हैं। तो जो स्टार होता है वो एक तरीके से एक इक्विलिब्रियम में रहता है। लेकिन जैसे जैसे एक स्टार का फ्यूल ख़त्म होता है तो उसके जो कोर में रिएक्शंस हो रहे थे वो वीक हो जाते हैं, और जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी तो कॉन्स्टेंटली उस पर प्रेशर डाल रही है, तो ग्रेविटी उस स्टार को और क्रश करने लगती है। तो धीरे धीरे स्टार्स में और हैवियर एलिमेंट्स फॉर्म होते जाते हैं, जैसे कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट्स, और इवेंचुअली स्टार के कोर में फॉर्म होता है आयरन। और यहाँ पे जैसे ही आयरन फॉर्म होता है वहाँ पे इस स्टार की डेथ कंफर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि आयरन को फ्यूज़ करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है स्टार के कोर में, उतनी रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाता, और इस पॉइंट पर स्टार के ग्रेविटेशनल फोर्स को रिपेल करने के लिए कोई फोर्स नहीं होती, और स्टार अपनी ही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोलैप्स हो जाता है। और इस क्रशिंग फोर्स से स्टार का ग्रेविटेशनल वेट स्क्वीज हो जाता है उसके श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस के बियॉन्ड, जिस पॉइंट पर एक ब्लैक होल बनता है। और यहाँ पर जो स्टार था वो एक सुपरनोवा ब्लास्ट में ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके कोर में
एक ब्लैक होल फॉर्म होता है उस क्रशिंग ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और कोई फोर्स इसे स्टॉप भी नहीं कर सकती। इसलिए ये स्क्वीज होता जाता है और इवेंचुअली सिंगुलैरिटी फॉर्म होती है ब्लैक होल में। सिंगुलैरिटी बेसिकली एक ऐसा पॉइंट होता है जिसकी डेंसिटी इनफाइनाइट होती है, और इस सिंगुलैरिटी के अराउंड एक रीजन होता है जिसे कहते हैं इवेंट होराइजन। तो आखिर इवेंट होराइजन क्या होता है? बेसिकली इवेंट होराइजन एक इनविजिबल स्फेरिकल बाउंड्री होती है जो ब्लैक होल का एंट्रेंस होती है। अगर एक बार यूनिवर्स में प्रेजेंट कोई भी चीज़ इस बाउंड्री के बियॉन्ड चले जाए ब्लैक होल के अंदर, तो वो कभी वापस नहीं आ सकती। यानी कि इस इवेंट होराइजन के बियॉन्ड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चली गई तो वो वापस नहीं आ सकती। इवन यूनिवर्स की फास्टेस्ट चीज़ लाइट भी अगर इवेंट होराइजन क्रॉस कर जाए तो वो वापस नहीं आ सकती। इवेंट होराइजन को हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि इसको एस्केप करने के लिए हमें लाइट से भी ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि यूनिवर्स में लाइट से फास्टेस्ट कुछ है ही नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक और चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। नॉर्मल ब्लैक होल्स को स्टेलर मास ब्लैक होल्स कहा जाता है, और इनसे अलग होते हैं इनसे कुछ बड़े ब्लैक होल्स जिनको बोलते हैं SMBH, यानी कि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, जिनका मास मिलियंस ऑफ टाइम्स होता है सन के मास के, और ये हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स में इतने बड़े होते हैं कॉस्मिक मटेरियल फीड करके और बाकी ब्लैक होल्स के साथ मर्ज होके भी। फिजिसिस्ट नहीं जानते कि ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी में एग्जैक्टली होता क्या है। ये एक ऐसा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है जहां हमारी सारी करंट नॉलेज, सारी फिजिक्स ब्रेक डाउन हो जाती है। लेकिन हम ये जानते हैं कि ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं, और इसका फर्स्ट एविडेंस मिला था जब हमने डिस्कवर किया था साइग्नस X1, एक ब्राइट सोर्स एक्सरेज का जो हमसे करीब 6000 लाइट ईयर्स दूर है। बट मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स मिलियंस ऑफ टाइम्स ज़्यादा मैसिव होते हैं सन से, जैसा कि हमने डिस्कस किया, और कुछ सुपरमैसिव ब्लैक होल्स इवन हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ टाइम्स ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं हमारे सन से। ब्लैक होल्स जस्ट ब्लैक होते हैं, ये कोई लाइट एमिट नहीं करते, बट एस्ट्रोनॉमर्स इनसे जनरेटेड क्वेज़ार्स और इनके ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स की मदद से इन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं। क्वेज़ार्स बेसिकली इंटेंसली ब्राइट रेडियो एमिशंस होते हैं। जब मैटर ब्लैक होल में फॉल करता है वो कंप्रेस और हीट अप हो जाता है, और वो मटेरियल एक डिस्क फॉर्म करता है ब्लैक होल के अराउंड, जो अपनी होस्ट गैलेक्सी से भी कहीं ज़्यादा ब्राइट ग्लो कर सकता है। और ये कई बार स्पेस में सुपर हीटेड जेट्स भी लॉन्च करता है नियरली लाइट स्पीड से, जो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स तक फैला हो सकता है। इसी को क्वेज़ार्स कहा जाता है। ऑल्सो हम ब्लैक होल्स को एक और तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब दो ब्लैक होल्स कोलाइड करते हैं तब वो स्पेस टाइम के थ्रू रिपल्स कॉज करते हैं, जिन्हें ग्रेविटेशनल वेव्स कहा जाता है। सिमिलर फिनोमेना दो न्यूट्रॉन स्टार्स के कोलिजन से भी होता है। ये वेव्स अर्थ पर डिटेक्ट करने के लिए बहुत वीक होती हैं, लेकिन अर्थ पर बहुत ही हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जा चुके हैं जिनकी मदद से इन्हें डिटेक्ट किया जा चुका है। इसका एग्जाम्पल है LIGO, जिसका फुल फॉर्म है लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है जो ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट करती है। ब्लैक होल्स की इकलौती ट्रू इमेज जनरेट की गई थी 2019 में, जब एस्ट्रोनॉमर्स ने इवेंट होराइजन टेलीस्कोप का यूज़ करके जनरेट किया था फर्स्ट एवर इमेज एक ब्लैक होल का, जो है M87 स्टार। इस ब्लैक होल का नाम रखा गया है M87 स्टार, जो कि एक 50 मिलियन लाइट ईयर दूर की गैलेक्सी में सिचुएटेड है। एक ब्लैक होल की इमेज लेना इम्पॉसिबल है क्योंकि वो कोई लाइट एमिट नहीं करता, इसलिए ये एक्चुअल में उस ब्लैक होल के शैडो की इमेज है जो ग्लोइंग मटेरियल की वजह से विजिबल है। सो गाइज, आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा ब्लैक होल्स के बारे में, और आपको समझ आया होगा कि आखिर ब्लैक होल्स होते क्या हैं। हम फ्यूचर में इसको और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड एंड आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड को Spotify पर सुन रहे थे तो मेक श्योर टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस ऑन YouTube, मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम और किन टॉपिक्स पर वीडियोस या फिर ऐसे पॉडकास्ट या फिर इन टॉपिक्स को और कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू स्पेस इनफाइनाइट।